बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबके सामने यूजीसी नेट 2021 की कोर्स लेके आई हूँ। ये 30 डेज़ कोर्स था जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आगे के वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और चलिए मैं आज का स्टार्ट करते हैं, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल पिछली में हमने शिक्षण के स्मृति स्तर मतलब इसके तत्व के बारे में पढ़ा हुआ था। आज उसके सारे विश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए शिक्षण का स्मृति स्तर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रमुख कितने हैं? प्रस्तावक क्या है? हर्बर्ट है। इस शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रमुख प्रस्तावक कौन है? हर्बर्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रमुख प्रस्तावक कौन है आपके? हर्बर्ट है। शिक्षण का स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्या होता है स्मृति स्तर का? शिक्षण अधिगम। ये जो शिक्षण अधिगम है ये क्या है? पहला स्तर है, ठीक है, चरण है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। और शिक्षण के स्मृति स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में प्रमुख रूप से लिखित, मौखिक, निबंध प्रश्नों की परीक्षा को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको जो एग्जैक्ट हैं मतलब जो आईएमपी पॉइंट्स हैं इसमें के वही मैं आपको बताऊंगी। इसमें से ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बस वही याद करेंगे हम, जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा दूसरा तत्व क्या था? दूसरा हमारा था शिक्षण का अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर, ठीक है। तो देखिए शिक्षण के अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक कौन है? मॉरिसन है, ठीक है। शिक्षण के स्मृति स्तर के हर्बर्ट थे और ये जो अवबोध स्तर है इसके कौन है? मॉरिसन है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके उद्देश्य विषय वस्तु को न केवल स्मरण रखना बल्कि उसे क्या करना है? समझना भी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को न केवल स्मरण रखना है बल्कि उसको समझना भी इनका उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षण का अवबोध स्तर छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए क्या होता है? अधिकतम अवसर प्रदान करता है। क्या करता है ये? अधिकतम अवसर प्रदान करता है छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए, ठीक है। शिक्षण के अवबोध स्तर शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के लिए विषय वस्तु को आत्मसात करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है ये आप सबके लिए, ठीक है। याद करिएगा, इसमें भी 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट ये आईएमपी है इसमें, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है चिंतन का स्मरण स्तर या विमर्शी स्तर। इसे चिंतन का स्मरण स्तर भी बोलते हैं या फिर शिक्षक का चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर इसे बोलते हैं। अब इसके बारे में देख लीजिए। शिक्षण के चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर के प्रमुख प्रस्तावक, अब देखिए इसमें क्या है इसके प्रस्तावक? हंट है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हर्बर्ट थे, सेकंड वाले में हमने पढ़ा, ठीक है, और ये थर्ड वाले में हंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सेकंड वाले में मॉरिसन थे और ये हमारे हंट हैं, याद रखिएगा ये तीनों, ये एग्ज़ाम में आते हैं। फिर शिक्षण का चिंतन स्तर विमर्शी स्तर शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि शिक्षण का उच्चतम स्तर क्या है तो आप ये लिखेंगे, किस पे टिक करके आएंगे? चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर पे, ठीक है। फिर चिंतन का चिंतन स्तर शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, ठीक है। जो शिक्षण की समस्या में जो है उसके क्या करता है? ये उस पर केंद्रित करता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षण के स्मृति स्तर व अवबोध स्तर दोनों इस शिक्षण के क्या हैं? चिंतन स्तर के आधार हैं। जो हमारे स्मृति स्तर है और अवबोध स्तर दोनों हमारे क्या हैं? चिंतन स्तर के आधार माने जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमारे तत्व थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अधिगम क्या है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम? अधिगम क्या है? तो देखिए अधिगम अर्थात सीखना सभी प्राणियों का एक जन्मजात गुण है,
ठीक है। अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। अधिगम किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रक्रिया है और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सामान्यतः अधिगम सीखना कहा जाता है। ये क्या है, पूरा ये जो आपका अर्थ है, इसका मतलब यही है कि हम क्या करते हैं, अधिगम मतलब सीखना। हम में ये सीखने का गुण जन्मजात रहता है, ठीक है। हम हमेशा, बच्चे भी होते हैं तो हम यही सीखते कि अरे मम्मा ये क्या है तो वो क्या है, मतलब हमारे में जन्मजात ये गुण रहता है सीखने का, ठीक है। इसके देखिए 2 प्रोफेसर इसके परिभाषा दिए हैं, क्या क्या है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आपको कभी परिभाषा दे देगा और पूछेगा कि इसे किसने लिखा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्या है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये किसने किया है, स्किनर के अनुसार है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम नए ज्ञान व नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, अधिगम नए ज्ञान व नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइए आप ये सब। अब नेक्स्ट देखिए, अधिगम के सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अधिगम के क्या होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, थॉर्नडाइक, पावलान और स्किनर, हल, मिलर, गुथरी, वॉटसन, एस्टेर्स आदि, ठीक है। ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके जो सिद्धांत ये जो दिया है वो किन किन लेखकों के अनुसार या कहे कि प्रोफेसरों के अनुसार क्या क्या है, तो ये इतने सारे हैं, याद रखिएगा ये। वैसे ही आपके सेकंड आपका क्या हो जाएगा, शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। इसके क्या है, कोहलर, पियाजे, टालमैन, कोफका और वर्दीमर, ठीक है, आदि, ये सब ने ये सिद्धांत दिया है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, ब्रूनर, बिंड्रा, इसाबेल और वेंडुरा और वॉल्स आदि ने दिया है, ठीक है। याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिए ये सब। मैं आपको सिर्फ मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स ही करवा रही हूँ, जो पेपर में आ सकता है वही करवाऊंगी, उससे अदर और कुछ नहीं करवाऊंगी मैं आप लोगों को। अब देखिए क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है, के 2 प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार हैं इसके, पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक और पावलाव, स्किनर, हल, मिलर आदि द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। फिर अपुनर्बल सिद्धांत, ये किसके किसके द्वारा दिया गया है, गुथरी, वॉटसन, एस्टेर्स आदि के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रमुख सिद्धांत में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं आपके, उद्दीपक अनुक्रिया अनुप्रबंध सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, और कोहलर के अनुसार जो सूझ का सिद्धांत है वो आपके क्या होंगे, प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। किस किस के हिसाब से, थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है, और जो कोहलर के अनुसार जो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, ये जो 2 सिद्धांत है ये आपके क्या हैं, प्रमुख सिद्धांत आएंगे अधिगम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और सॉरी, उसमें और भी हैं, ये देखिए उसमें एक पावलाव का है। पावलाव का सिद्धांत, ये प्रमुख सिद्धांत उसने क्या दिया है, पावलाव के अनुसार जो अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है, अनुकूल प्रक्रिया अनुक्रिया सिद्धांत है। और हल के अनुसार सबलीकरण सिद्धांत क्या है, प्रमुख सिद्धांत है। स्किनर के अनुसार सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। लेविन के अनुसार क्षेत्र सिद्धांत, और यहाँ पे दिया हुआ है टालमैन के अनुसार चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ठीक है। ये प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। अब देखिए नीचे थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम जो हैं वो निम्नानुसार है, वो इस तरह देखिए पढ़ते हैं। अधिगम के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को ही जाता है, ठीक है। अधिगम के जो नियम को क्रमबद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को जाता है, ठीक है। अगर ये आपको एग्जाम में पूछता है कि अधिगम के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत,
पर आधारित हैं। किस किस पर आधारित हैं? अगर आपको पूछता है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम किस किस पे आधारित हैं, तो आप क्या बोलेंगे? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और संबंधवाद सिद्धांत पे आधारित है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और थॉर्नडाइक को संयोजनवाद का पिता भी कहा जाता है। ये मोस्ट IMP पॉइंट है इसमें का, ये आप याद रखिएगा। थॉर्नडाइक को क्या बोला जाता है? संयोजनवाद का पिता माना जाता है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है, आप याद करके रखेंगे इसे। मोस्ट IMP ये टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया हुआ है अधिगम के मुख्य नियम। ठीक है, देखिए अधिगम के मुख्य नियम क्या क्या हैं। पहला है आपका तत्परता का नियम। ठीक है, अधिगम के नियम में पहला क्या आ जाएगा? तत्परता का नियम आ जाएगा। फिर अभ्यास का नियम आ जाएगा। फिर क्या आएगा? प्रभाव का नियम आएगा। ठीक है, अब देखिए अभ्यास के नियम, ये जो सेकंड वाला है अभ्यास के नियम, इसके क्या है? 2 रूप हैं। पहला रूप क्या है आपका? उपयोग का नियम। उपयोग का नियम में क्या है आपका? किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने पर उसे जल्द सीख लिया जाता है। उपयोग के नियम में क्या होता है? किसी कार्य को आप बार बार कर रहे हैं, बार बार करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसे आप क्या करते हैं? वो जल्दी सीख जाते हैं आप। ठीक है, ठीक है। सेकेंड आपका हो जाएगा अनुपयोग का नियम। ठीक है, अनुपयोग का नियम, सीखे हुए कार्य का अभ्यास उपयोग ना करने पर भूले जाते हैं। जैसे हम लोग किसी भी कार्य को अभ्यास नहीं किए हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं? वो जल्दी हम लोग क्या भूल जाते हैं। तो ये अनुपयोग का नियम है। अभ्यास के नियम में ये 2 नियम है, उपयोग नियम और अनुपयोग नियम। अब दिया हुआ है अधिगम के गौण नियम। ठीक है, अधिगम के गौण नियम में क्या क्या दिया हुआ है आपका? पहला दिया हुआ है बहु अनुक्रिया का नियम। सेकंड आपका दिया हुआ है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, थर्ड आपका दिया हुआ है तत्वों की पूर्व सार्थकता का नियम, समर्थता का नियम। ठीक है, फिर फोर्थ दिया हुआ है सदृश्यता का द्वारा अनुक्रिया का नियम। ठीक है, दृश्यता के द्वारा अनुक्रिया का नियम। और 5वां है साहचर्य परिवर्तन नियम। क्लियर है? तो ये हमारा आज का था पूरा सेशन। ठीक है, नेक्स्ट में आपको इसका थर्ड पार्ट भी रहेगा, तो आपको मैं नेक्स्ट डे कल सेंड करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और भी लोगों को ज्वाइन करवाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक करते हैं।